हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। होप यू आर डूइंग गुड। तो लास्ट क्लास में जो हमने टॉपिक कवर किया था वो हमने किया था सिंधु घाटी सभ्यता की जो साइट्स थी। तो लास्ट क्लास में जो हमने साइट्स कवर की थी उसमें हमने देखा था कि राखी गढ़ी में जो है कहाँ पर पाई गई है, किसने उसकी खोज की है, किस नदी के किनारे है, उसमें क्या क्या एविडेंस मिले हैं। फिर हमने देखा था जो हमारा कालीबंगा है, चंद्रद्रोह। तो हमने इन साइट्स को जो है लास्ट क्लास में कवर किया था। तो आज का जो हमारा नई साइट है वो है हमारी बनावली। तो हेडिंग डालिए इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो हम साइट्स कवर कर रहे हैं उसमें आज की जो साइट है वो है हमारी बनावली। अगर बनावली की बात करें तो बनावली की खोज कहाँ पर की गई है। तो जो बनावली है इसकी खोज घग्गर नदी के किनारे 1973 में घग्गर नदी के किनारे हरियाणा के फतेहाबाद जिले में जो है आर.एस. बिस्ट के द्वारा इसकी खोज हुई। तो इसी में पॉइंट लिखिए। फर्स्ट पॉइंट, अगर इसकी खोज की हम बात करें, पहला पॉइंट क्या आ जाएगा। फर्स्ट पॉइंट डालिए 1973 में घग्गर नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे हरियाणा के फतेहाबाद जिले में, जो फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा का, वहां पर जो है इसकी खोज हुई। फतेहाबाद जिले में खोज किसने की, आर.एस. बिस्ट ने खोज की। तो ये तो हो गया हमारा कि बनावली कहां पर पाया गया है। तो ये 1973 में घग्गर नदी के किनारे पाया गया है। अगर लोकेशन की बात करें तो हरियाणा में, और हरियाणा में भी स्पेसिफिकली अगर बात करें तो फतेहाबाद जिले में जो है ये हमें पाया गया है। अब खोज किसने की है इसकी, तो खोज की है इसकी आर.एस. बिस्ट ने। तो ये तो हुआ इसका फर्स्ट पॉइंट। अगर हम बनावली की बात करें तो जो ये बनावली है यहाँ से हमें पूर्व हड़प्पा और हड़प्पा कालीन दोनों के साक्ष्य जो है हमें यहाँ पे देखने को मिले हैं। तो सेकंड पॉइंट क्या आ जाएगा, बनावली से सेकंड पॉइंट लिख लिए, बनावली से पूर्व हड़प्पा जो हमारा प्री हड़प्पा है, पूर्व हड़प्पा ब्रैकेट में लिख लीजिए प्री हड़प्पा, और हड़प्पा कालीन जो हमारा मैच्योर हड़प्पा पीरियड था। ब्रैकेट में डाल लीजिए मैच्योर हड़प्पा पीरियड, मैच्योर हड़प्पा दोनों के जो एविडेंस हैं यहाँ से हमें देखने को मिले हैं। तो दोनों के साक्ष्य मिले। अगर बनावली की बात करें हम एविडेंसेस की कि यहाँ से हमें क्या क्या एविडेंसेस मिले हैं, तो जब बनावली की खोज हुई तो वहां पे देखा गया कि बनावली में जो जाल पद्धति था, हमारा जो ग्रिड पैटर्न, जो हमारी जो टाउन प्लानिंग थी वो जो ग्रिड पैटर्न पर बेस्ड थी वो यहाँ पर नहीं थी। तो अगर बनावली की हम बात करें तो बनावली में जो जाल पद्धति पर आधारित नगर थे उसका अभाव था। तो अगला पॉइंट क्या आ जाएगा हमारा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, बनावली में जाल पद्धति का जो ग्रिड पैटर्न है, जाल पद्धति का अभाव था। ब्रैकेट में लिख लीजिए लैक ऑफ ग्रिड पैटर्न टाउन प्लानिंग, ग्रिड पैटर्न टाउन प्लानिंग।
यहीं पे अगर हम बनावली की बात करें तो बनावली में जो हमारा जल निकासी की व्यवस्था थी, जो सिस्टमेटिक ड्रेनेज सिस्टम की जो हमारी हमें सिंधु घाटी सभ्यता में जो ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपरली हमें देखने को मिला है, बनावली की अगर बात करें तो यहाँ पर उसका भी जो है अभाव था। तो अगला पॉइंट हमारा है कि बनावली में, नेक्स्ट लिखिए, बनावली में जल निकासी जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम था, जल निकासी व्यवस्था का अभाव था। ब्रैकेट में डाल लीजिए लैक ऑफ सिस्टेमेटिक ड्रेनेज सिस्टम। अगर एविडेंसेस की ओर हम बात करें तो बनावली से जो है हमें मिट्टी की मातृ देवी की मूर्ति मिली है, क्ले फिगर ऑफ मदर गॉडेस। तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, नेक्स्ट लिखिए, मिट्टी की मातृ देवी की मूर्ति मिली। मातृ, जो हमारी मातृ देवी जिसको मदर गॉडेस बोलते हैं, मातृ देवी की मूर्ति मिली। ब्रैकेट में लिख लीजिए क्ले फिगर ऑफ मदर गॉडेस, क्ले फिगर ऑफ मदर गॉडेस। बनावली से ही जो है हमें मिट्टी का हल देखने को मिला है। अगर बात करें तो बनावली से जो है हमें क्या मिला है, मिट्टी का हल। जब हमने एग्रीकल्चर वाला टॉपिक किया था तो उसमें भी हमने पढ़ा था जो हमें जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से, और बनावली से हमें क्या मिला था, मिट्टी के हल का साक्ष्य मिला था। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा, मिट्टी का हल मिला या टेराकोटा, मिट्टी का हल जो प्लग है, ब्रैकेट में लिख लीजिए प्लग। यहीं से जो है हमें सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए का निशान मिला है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिया का निशान मिला। तो ये था हमारा बनावली। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें कि यहाँ पर एग्रीकल्चर में किसके एविडेंस मिले हैं, तो बनावली से जो है हमें जौ के जो है दाने मिले हैं। तो साक्ष्य के रूप में हमें यहाँ से क्या मिला है, किसकी कृषि के साक्ष्य मिले हैं, जौ के। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, जौ के दाने मिले। बारले जो है हमारा, तो ये था हमारा बनावली। लिखिए इसको जल्दी से अपनी नोटबुक में। क्लियर है, सभी को विजिबल है। तो जो हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट कुछ साइट्स थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो ऑलमोस्ट हम कवर कर चुके हैं। एक दो साइट्स और बची हैं। उसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक बचेगा सिंधु घाटी सभ्यता का, वो है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन है वो कैसे हुआ, जो डिक्लाइन है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, उसके क्या क्या कोजेस थे, क्या क्या रीजन थे, किस वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का जो है पतन हुआ है। लिख लिया सभी ने यहाँ तक, लिखिए जल्दी से इसको।
नेक्स्ट हेडिंग डालिए। अगली जो साइट है हमारी वो है रोपड़। अगर रोपड़ की बात करें तो रोपड़ की खोज कहाँ पर हुई है? पंजाब में। तो अगली हेडिंग डालिए रोपड़। अगर रोपड़ की खोज के टाइम पीरियड की हम बात करें तो इसकी खोज 1955 में हुई है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा आ जाएगा, इसकी खोज जो है 1955 में पंजाब में सतलज नदी के किनारे जो है यज्ञदत्त शर्मा, जो हमारे वाईडी शर्मा थे, उनके द्वारा जो है इसकी खोज की गई। तो फर्स्ट पॉइंट लिखिए 1955 में यज्ञदत्त शर्मा जिसको वाईडी शर्मा भी बोलते हैं, के द्वारा पंजाब में किस नदी के किनारे खोज हुई इसकी? सतलज नदी। सतलज नदी के किनारे खोज हुई। तो ये तो हो गया इसका फर्स्ट पॉइंट। अब अगर यहाँ से एविडेंस की हम बात करें तो यहाँ से हमें तांबे की एक जो हस्त कुठार थी जो हमारी, या कुल्हाड़ी आप बोल सकते हो, तो जो हमारा रोपड़ है यहाँ से हमें तांबे की कुल्हाड़ी मिली। तो नेक्स्ट पॉइंट डालिए तांबे की कुल्हाड़ी मिली। ब्रैकेट में लिख लीजिए कॉपर हैंडेक्स। कॉपर हैंडेक्स जो हमारा हस्त कुठार था। और यहां से हमें क्या मिला है? जो रोपड़ है यहाँ से मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के जो है साक्ष्य, जो एविडेंस है हमें ह्यूमन के साथ डॉग को दफनाने के जो एविडेंस है वो भी हमें यहाँ से देखने को मिले हैं। तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा? यहाँ से मानव के साथ, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले। तो अगर पेपर में पूछा जाए कि ह्यूमन के साथ डॉग बुरियल के एविडेंस किस कहां से मिले हैं, तो वो हमें रोपड़ से मिले हैं। तो ये था हमारा रोपड़। लिखिए इसको अपनी नोटबुक में। अगली साइट की अगर हम बात करें, लिख लिया सभी ने यहाँ तक? अगली जो साइट है हमारी वो है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर के बारे में जो है हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जब हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन शुरू किया था तो उसके ज्योग्राफिकल एरिया में हमने पढ़ा था, 4 साइट्स जो है हमने उसमें पढ़ी थी, मांडा, आलमगीरपुर, धाइमाबाद और सुतका गेंडोर। तो जो हमारी आलमगीरपुर है वो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पूर्वी स्थल है। पूर्वी जो हमारी ईस्टर्न मोस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो कौन सी है? हमारी आलमगीरपुर। तो अगली हेडिंग डालिए, नेक्स्ट जो साइट है हमारी वो कौन सी है? आलमगीरपुर। अगर आलमगीरपुर की बात करें तो इसकी खोज कब हुई थी? अगर इसकी खोज की हम बात करें तो 1959 में इसकी खोज भी जो है यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा की गई थी। जो हमारे वाईडी शर्मा है उन्हीं के द्वारा जो है इसकी खोज हुई थी। तो फर्स्ट पॉइंट लिखिए 1959 में वाईडी शर्मा, जो यज्ञदत्त शर्मा है,
वाईडी शर्मा के द्वारा खोज की अगर बात करें तो कहां पर हुई थी? यूपी के द्वारा, यूपी के मेरठ जिले में, जो यूपी का मेरठ जिला है, मेरठ जिले में हिंडन नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे खोज हुई। अगर हिंडन नदी की बात करें तो जो हमारी हिंडन नदी है ये यमुना की सहायक नदी है, जो ट्रिब्यूटरी है किसकी है? ये यमुना की। ये हमने पहले भी कवर किया था। तो हिंडन नदी यमुना की ट्रिब्यूटरी है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, हिंडन नदी यमुना की सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है। एक पॉइंट जो हमने अभी कवर किया था, ईस्टर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन कौन सी है? आलमगीरपुर। तो यहीं से हमारा अगला पॉइंट क्या आ जाएगा? यह है सिंधु सभ्यता की सिंधु सभ्यता की सबसे पूर्वी स्थल है, पूर्वी स्थल कौन सा है हमारा? आलमगीरपुर। अगर यहां से एविडेंस की हम बात करें तो यहां से हमें किसके साक्ष्य मिले हैं? चकला बेलन के साक्ष्य जो है हमें यहां से देखने को मिले हैं। तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा? यहां से चकला बेलन के साक्ष्य मिले। चकला बेलन के साक्ष्य मिले। और क्या मिला है यहां से हमें आलमगीरपुर से? यहां से जो है हमें मिट्टी की मूर्तियां मिली, मिट्टी की मूर्तियां मिली। तो ये था हमारा आलमगीरपुर। लिखिए इसको जल्दी से। नोट्स जो है साथ साथ बनाते हुए चलिए, क्योंकि अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो फिर एग्जाम टाइम में जो है आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। अगर नोट्स को बनाते हुए चलोगे तो फिर एग्जाम टाइम में क्या होगा? आप फटाफट अपने नोट्स उठा के जो है रिवीजन कर सकते हो। अब नोट्स अगर बना लोगे तो फिर इसके अलावा मुझे नहीं लगता एक्स्ट्रा आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि हम जितना कवर कर रहे हैं ये सफिशिएंट है हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि सभी बच्चे जो है साथ साथ जो है अपने नोट्स प्रिपेयर करते हुए चले। लास्ट एक और देख लेते हैं। जो अगली साइट है हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की, वो है धाइमाबाद, जो हमने जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी पढ़ा था। साउदर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन कौन सी थी? हमारी धाइमाबाद। और धाइमाबाद जो है हमने कहां पर देखी थी? महाराष्ट्र में। तो अगला जो है हेडिंग डालिए, लिख लिया सभी ने ये? नेक्स्ट हेडिंग डालिए, धाइमाबाद। धाइमाबाद की अगर बात करें तो इसकी खोज कब हुई थी? इसकी जो खोज है वो 1958 में जो है इसकी खोज हुई थी। कहां पर हुई थी? महाराष्ट्र में हुई थी। तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो क्या आ जाएगा? 1958 में महाराष्ट्र के, अगर महाराष्ट्र में भी हम स्पेसिफिकली बात करें कि कहां पर जो है इसकी खोज हुई है, तो महाराष्ट्र के अहमदनगर, अहमदनगर में किस नदी के किनारे? प्रवदा नदी के किनारे जो है इसकी खोज हुई थी।
प्रवदा नदी के किनारे, और खोज किसने की थी? बीपी भोपार्दीकर। तो खोज किसने की थी? बीपी भोपार्दीकर ने खोज की। तो अगर पेपर में पूछा जाए जो सिंधु घाटी सभ्यता का साइट है धायमाबाद, उसकी खोज कब हुई थी? तो 1958 में जो है इसकी खोज हुई थी। किस नदी के किनारे हुई थी? प्रवदा नदी के किनारे हुई थी। किसने खोज की थी? बीपी भोपार्दीकर। और अगर स्टेट की बात करें तो महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र के भी अगर स्पेसिफिकली बात करें तो अहमदनगर में जो है इसकी खोज हुई थी। अब जो प्रवदा नदी है ये जो गोदावरी है उसकी सहायक नदी है, गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। तो अगला पॉइंट यहीं से आ जाएगा। नेक्स्ट लिखिए, प्रवदा नदी किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। प्रवदा नदी गोदावरी की सहायक नदी है। और एक पॉइंट हमने अभी देखा था कि जो हमारा धायमाबाद है, जो धायमाबाद की साइट है वो सिंधु घाटी सभ्यता जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसकी साउदर्न मोस्ट साइट है। तो अगला पॉइंट क्या आ जाएगा हमारा? अच्छा, इसमें आप ब्रैकेट में डाल लीजिए ईस्टर्न मोस्ट साइट, ईस्टर्न मोस्ट साइट। और जो हमारी धायमाबाद है ये सिंधु सभ्यता की, साथ साथ लिखते हुए चलिए, सिंधु सभ्यता की सबसे दक्षिण स्थल है। साउदर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ब्रैकेट में डाल लीजिए साउदर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगले अगर पॉइंट की हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? यहां से हमें एविडेंस किस किस के मिले हैं? अगर धायमाबाद की हम बात करें तो यहां से मृदभांड जो हमारे वेयर्स थे, जो हमारी पोटरी थी यहाँ पे, वो कैसे मिले, बर्तन कैसे मिले थे यहाँ से? वो हमें काले और लाल रंग के मिले थे। तो अगला पॉइंट लिखिए, मृदभांड जो मिट्टी के बर्तन थे काले एवं लाल मिले। ब्लैक एंड रेड पोट्री या ब्लैक एंड रेड वेयर बोल सकते हो, ब्रैकेट में लिख लो ब्लैक एंड रेड वेयर। और यहां से क्या क्या मिला है? अगर धायमाबाद की बात करें तो यहाँ से ब्रोंज और कॉपर दोनों की वस्तुएं जो है हमें यहाँ पे मिली है। तो कांसे और तांबे दोनों की वस्तुएं जो है हमें यहाँ से मिली। अगला पॉइंट क्या हो जाएगा? कांसे और तांबे दोनों की वस्तुएं मिली। ब्रोंज और कॉपर दोनों की चीजें जो है हमें यहाँ से मिली है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, धायमाबाद से जो है हमें कांसे की जो ब्रोंज है उसकी हाथी, गैंडा और जो बैल है उसकी मूर्तियां मिली हैं।
नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा, कांसे की ब्रोंज जो है हमारा, ब्रैकेट में लिख लो ब्रोंज, कांसे की बैल जो ओक्स है हमारा, हाथी एलिफेंट, और गैंडा जो राइनो है। मूर्ति मिली, तो ये एविडेंसेस जो है हमें थाइमाबाद से देखने को मिले। तो यहाँ पर जो है आज हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन के जितने भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट साइट्स थी वो सारी कवर हो चुकी है। अब जो आखिरी टॉपिक जो हमारा बचा है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो वो है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसका डिक्लाइन कैसे हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ। तो अगर पतन की हम बात करें तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन है उस पर लोगों के अलग अलग विचार हैं। तो कोई कुछ कहता है कि इस वजह से जो है इसका पतन हुआ है, कोई कहता है किसी कारण जो है इसका पतन हुआ है। तो पतन के पीछे जो है कई सारे थॉट्स हैं, जो डिक्लाइन है उसके पीछे अलग अलग आर्कियोलॉजिस्ट के अलग अलग थॉट्स हैं। तो अगर थॉट्स की हम बात करें तो हम उसको मेन 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, थॉट 1 और थॉट 2। लिख लिया सभी ने ये, इसको लिखिए, फिर जो है डिटेल वाइज जो है इसका लास्ट टॉपिक जो है आज हम कवर करेंगे। यहाँ जो है हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगा, फिर हमारा नया टॉपिक है वैदिक पीरियड। लिख लिया सभी ने, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन अगर पतन की हम बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन है वो कैसे हुआ, तो मैंने अभी बताया था कि पतन के पीछे, डिक्लाइन के पीछे जो है अलग अलग आर्कियोलॉजिस्ट के अलग अलग थॉट्स हैं। कोई बाढ़ के कारण जो है इसका पतन बताता है, कोई भूकंप के कारण बताता है, कोई जो है महामारी जो मलेरिया है उसके कारण बताता है। तो अगर थॉट्स को हम डिवाइड करें तो इसको 2 कैटेगरीज में जो है डिवाइड कर लेते हैं, थॉट 1 और थॉट 2। कई विचार थे, डिक्लाइन के पीछे जो है कई विचार थे। अब इन विचारों को जो है हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। विचार 1, स्कूल ऑफ थॉट 1 और स्कूल ऑफ थॉट 2। विचार 2, अगर विचार 1 की बात करें तो विचार 1 क्या है, जो विचार 1 है उसमें जो आर्कियोलॉजिस्ट है हमारे, उनका मानना है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका पतन जो है अचानक से हो गया। जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका पतन कैसे हो गया, डिक्लाइन कैसे हो गया, एकदम से अचानक से हो गया। तो फर्स्ट पॉइंट में लिखिए, पतन कैसे हो गया, अचानक से, पतन अचानक से हो गया। और जो सेकंड थॉट है हमारा, उनका मानना है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उसका जो डिक्लाइन है, जो पतन है वो धीरे धीरे हुआ है, ग्रेजुअल डिक्लाइन। तो सेकंड थॉट क्या है हमारा, धीरे धीरे पतन हुआ, धीरे धीरे पतन हुआ, ग्रेजुअल डिक्लाइन। लिख लो ब्रैकेट में, ग्रेजुअल डिक्लाइन। अब जो ये अचानक से पतन है
ये अचानक से पतन कैसे हो गया? तो इसके पीछे भी लोगों के अलग अलग कारण हैं। कोई कहता है बाढ़ के कारण अचानक से पतन हो गया। तो सबसे पहला हम बाढ़ ही कर लेते हैं। जो हमारे कुछ पुरातात्विक वैज्ञानिक थे, जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, उनका मानना क्या है कि बाढ़ के कारण जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हो गया। तो फर्स्ट क्या आ जाएगा? पहला लिखिए बाढ़ से पतन। बाढ़ से पतन। अभी बाढ़ से पतन किसने कहा? अगर बाढ़ से पतन की हम बात करें तो ये हमारा मार्शल ने कहा। किसने कहा? मार्शल ने। मार्शल ने कहा। और किसने कहा? मैके ने। और हमारा एसआर राव ने जो है कहा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका पतन जो है बाढ़ से हो गया। अब जो मार्शल है उसने किसका पतन बताया? अगर मार्शल की हम बात करें तो मार्शल ने जो है मोहनजोदड़ो का पतन बताया है। तो मार्शल ने मोहनजोदड़ो का पतन बताया। मोहनजोदड़ो कि मोहनजोदड़ो का जो पतन है वो कैसे हो गया? बाढ़ से। मैके ने चंद्रहुदड़ो का पतन बताया कि चंद्रहुदड़ो का पतन कैसे हुआ? बाढ़ से हुआ। तो मैके ने किसका बताया? चंद्रहुदड़ो का। और जो एसआर राव है उन्होंने भगत राव, जो हमारा गुजरात में लोथल के पास जो साइट है, उसका पतन जो है बाढ़ के कारण बताया। तो एसआर राव ने भगत राव का पतन बताया। भगत राव जो है गुजरात में जो हमारा लोथल है उसके पास में है। तो ये तो हो गया कि बाढ़ के कारण पतन हुआ। अब एक बात बताओ, अगर बाढ़ के कारण पतन होगा, मान लिया मोहनजोदड़ो का जो है बाढ़ के कारण पतन हो गया, चंद्रहुदड़ो का हो गया, भगत राव का हो गया, लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें तो और भी जो है हमारे स्थल थे। और भी कितने सारे स्थल जो है हमने पढ़े हैं। कालीबंगा हो गया, राखी गढ़ी हो गया, बनावली हो गया, रंगपुर हो गया, रोपड़ हो गया, कितने सारे स्थल है। तो क्या इन सब का भी बाढ़ के कारण हो गया? इनका तो मान लिया बाढ़ के कारण हो गया। वो जो साइट्स है वो कैसे डिस्ट्रॉय हो गई, उनका कैसे डिक्लाइन हो गया? तो इसका मतलब बाढ़ को जो है हम मेन रीजन नहीं मान सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन का। तो जो ये थॉट है ये हमारा क्या हो गया? अस्वीकार हो गया, इसको नहीं माना गया। अगला जो हमारा थॉट आया था वो क्या आया था? कुछ लोगों ने क्या कहा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका पतन कैसे हुआ? जो हमारा टेक्टोनिक प्लेट्स है उनके डिस्टरबेंस की वजह से, जो टेक्टोनिक डिस्टरबेंस है उसकी वजह से जो है इसका पतन माना गया, डिक्लाइन माना गया। तो नेक्स्ट पॉइंट डालिए टेक्टोनिक डिस्टरबेंस। अभी टेक्टोनिक डिस्टरबेंस क्या है? जो हमारी अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स है उनमें जो हलचल होती है, जो डिस्टरबेंस होता है, उसकी वजह से माना जाता है कि इस सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। टेक्टोनिक डिस्टरबेंस को बोलते हैं प्लेट विवर्तन। प्लेट विवर्तन। तो जो टेक्टोनिक प्लेट डिस्टरबेंस था इसका किसने कहा, ये थॉट किसने दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो डिक्लाइन है वो किससे हुआ? टेक्टोनिक प्लेट से। ये लैम्ब्रिक ने कहा। ये किसने कहा? लैम्ब्रिक ने। तो डाल लीजिए यहाँ पे लैम्ब्रिक। लैम्ब्रिक ने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन है वो टेक्टोनिक डिस्टरबेंस की वजह से हो गया। अब क्या टेक्टोनिक डिस्टरबेंस सब जगह एक साथ आ गया कि सबका पतन जो है हो गया? ठीक है, एक दो जगह पे भूकंप आ गया होगा, वहां की जो साइट थी वो डिस्ट्रॉय हो गई, लेकिन हर जगह की जो साइट्स है वहां से तो हमें भूकंप के एविडेंस नहीं मिले हैं। तो इसका मतलब टेक्टोनिक प्लेट के जो हमारा डिस्टरबेंस है उसकी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन है वो नहीं हुआ। तो जो ये थॉट है हमारा ये भी अस्वीकार हो गया, इसको भी नहीं माना गया। अगले अगर हम विचार की बात करें, अगले थॉट की अगर बात करें तो अगला थॉट है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ है, जो डिक्लाइन हुआ है, वो
फॉरेन इन्वेजन की वजह से हुआ है, बाहरी आक्रमण की वजह से हुआ है। तो अगर फॉरेन इन्वेजन की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, फॉरेन इन्वेजन। साथ साथ लिखते हुए चलिए, फॉरेन इन्वेजन मतलब बाहरी आक्रमण। अब फॉरेन इन्वेजन से किस किसने जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो है पतन बताया है, तो इसका जो पतन बताया है वो किस किसने बताया है, गोल्डन चाइल्ड ने। तो लिख लीजिए, किसने बताया इसका पतन, गोल्डन चाइल्ड, गोल्डन चाइल्ड। पिगट ने, ये सब हमारे आर्कियोलॉजिस्ट है। और किसने बताया, जॉन मैसन ने। नेक्स्ट है हमारा चार्ल्स मैसन, चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन ने जो है फॉरेन इन्वेजन की वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन बताया। और किसने बताया, व्हीलर ने। तो नेक्स्ट लिख लीजिए इसमें, व्हीलर। अब एक बात बताओ, जब हमने एविडेंसेस पढ़े हैं, साइट्स पढ़ी है, सारी साइट्स ऑलमोस्ट हमने कवर कर ली है, और जो हमने इसकी वो क्वालिटीज देखी थी, जो यहाँ की हमने सिग्निफिकेंस देखी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, क्या हमने कहीं भी पढ़ा कि सिंधु घाटी सभ्यता से हमें कोई भी जो हथियार है उसके साक्ष्य मिले हैं? क्या कहीं भी हमें कोई तलवार या कुछ भी लड़ाई झगड़े वाले कोई भी हथियार मिले हैं? तो जब हमें कोई भी हथियार मिले ही नहीं, तो हम कैसे मान ले कि जो फॉरेन इन्वेजन है उसकी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का डिक्लाइन हुआ? तो ये वाला जो थॉट है ये भी अस्वीकार हो गया, इसको भी नहीं माना गया। अब किसी ने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन है वो कैसे हुआ, जो हमारा अर्थक्वेक है उससे हुआ। कोई कहता है मलेरिया से हुआ। तो अगर अर्थक्वेक की हम बात करें तो भूकंप से। किसी ने कहा कि भूकंप से जो है पतन हो गया, किसी ने कहा मलेरिया से। तो ये सारे जो थॉट्स हैं हमारे ये नकार दिए गए। तो जो कंक्लूजन है, फाइनल कंक्लूजन जो है वो माना जाता है कि इन सब कारणों की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नहीं हुआ है। तो अगर इनकी कारण, तो ये तो हमारा फेल हो गया, जो हमारा विचार था कि अचानक से पतन हो गया सिंधु घाटी सभ्यता का। अब एक बात बताओ, क्या रातों रात किसी चीज को खत्म किया जा सकता है? मतलब इतनी बड़ी जो सभ्यता फैली हुई थी, जो महाराष्ट्र तक फैली हुई थी, तो क्या उसका एकदम से पतन हो जाएगा? अचानक से एकदम से कि सुबह वो सोकर उठे, रात रात में जो है सारी सभ्यता जो है खत्म हो गई? क्या पॉसिबल है? नहीं। तो जो ये थॉट था हमारा ये अस्वीकार हो गया। अब जो हमारा दूसरा थॉट है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन है वो धीरे धीरे हुआ, ग्रेजुअल डिक्लाइन हुआ। तो अगर ग्रेजुअल डिक्लाइन की बात करें तो ये किसने कहा? ये हमारा फेयर सर्विस जो है उन्होंने बोला। किसने कहा? ये फेयर सर्विस ने। फेयर सर्विस ने क्या कहा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका जो डिक्लाइन है वो कैसे हुआ है? ग्रेजुअल डिक्लाइन, धीरे धीरे जो है सिंधु घाटी सभ्यता का डिक्लाइन हुआ, पतन हुआ। अब धीरे धीरे कैसे हुआ? तो जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनका मानना है कि जनसंख्या जो है, जो नंबर ऑफ पीपल्स है वो बढ़े होंगे। तो जनसंख्या, पॉपुलेशन यहाँ की बढ़ी, पॉपुलेशन बढ़ी, लेकिन कोई तकनीक नहीं बढ़ी जिससे जीवन व्यापन हेतु जो उनको रिसोर्सेज चाहिए वो बढ़ाए जा सके। तो इसमें लिखिए, वैज्ञानिकों का क्या मानना है कि जनसंख्या बढ़ी, पॉपुलेशन
जनसंख्या बढ़ी, परंतु कोई तकनीक नहीं बढ़ी। जिससे संसाधन बढ़ाए जा सके। मतलब जीवन बिताने के लिए जो लोगों की जरूरतें हैं वो जरूरतें तो बढ़ गई, लेकिन जरूरतों के जो सामान थे, वो जो संसाधन है, जो रिसोर्सेज है, वो नहीं बढ़े, ना ही उनको बढ़ाने की कोई टेक्नोलॉजी बढ़ी। पॉपुलेशन बढ़ गई, टेक्नोलॉजी बढ़ी नहीं है। अब जनता तो ज्यादा है, लेकिन जो संसाधन है, जो रिसोर्सेज है, वो कम है। जब रिसोर्सेज कम होंगे और पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो क्या होगा? रिसोर्सेज का ज्यादा से ज्यादा यूज होगा या नहीं? जो संसाधन है उनका ज्यादा से ज्यादा यूज होगा, तो मतलब ओवर एक्सप्लॉयटेशन होगा। तो क्या हुआ? ओवर एक्सप्लॉयटेशन हुआ। ओवर एक्सप्लॉयटेशन किसका? रिसोर्सेज का, जो संसाधन है जीवन व्यापन हेतु, तो उनका क्या हुआ? ओवर एक्सप्लॉयटेशन। अब अगर किसी भी चीज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन होगा तो क्या होगा? जो हमारा इकोलॉजिकल इम्बैलेंस है वो होगा, जो परिस्थितिकी असंतुलन है वो बढ़ेगा। तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन के कारण क्या हुआ? ओवर एक्सप्लॉयटेशन के कारण इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हुआ। तो नेक्स्ट लिखिए, इसमें क्या हुआ? इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हुआ। अब अगर इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होगा तो जलवायु में परिवर्तन होगा या नहीं? तो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस की वजह से क्या हुआ? जलवायु में परिवर्तन हुआ। तो क्या हुआ? जलवायु में परिवर्तन हुआ। मान लीजिए जैसे क्या हुआ? सूखा पड़ गया। अब अगर सूखा पड़ा तो जमीन, जो ये लोग खेती पर अपना जीवन किस पर जो है व्यापन कर रहे थे, किस पर निर्भर थे ये लोग? कृषि पर। कृषि करते थे और खाते थे। तो अगर कृषि जमीन जो है हमारी, कृषि करने के लिए क्या चाहिए? सिंचाई के लिए पानी चाहिए, तभी तो जमीन जो है उपजाऊ होगी, अच्छे से जो है उत्पादन करेगी। अब जमीन को जब पानी ही नहीं मिलेगा तो उत्पादन होगा अच्छे से? जो प्रोडक्शन है एग्रीकल्चर में वो क्या अच्छे से होगा? नहीं। तो जलवायु परिवर्तन से क्या हुआ? सूखा पड़ा। सूखा पड़ा, और सूखा पड़ने से क्या हुआ? जो जमीन है उसका उत्पादन क्या हो गया? जमीन का उत्पादन। तो सूखा पड़ने से क्या हुआ? जमीन का उत्पादन कम हुआ। अब अगर उत्पादन कम होगा तो लोग खाएंगे क्या? अब लोग तो वैसे ही पहले से ज्यादा है, ऊपर से उत्पादन जो प्रोडक्शन है वो भी कम हो गया, तो क्या खाएंगे? ऊपर से सूखा पड़ गया, पानी की भी कमी है, तो लोगों में क्या हो गया? डिस्टरबेंस क्रिएट हो गई। तो चल के जो पानी की तलाश में लोग क्या करेंगे? माइग्रेट करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह गए, नदियों के पास जाने लगे। तो क्या हुआ? नदियों के पास माइग्रेशन हुआ। अब अगर नदियों के और पास माइग्रेशन होगा, नदियों के पास माइग्रेशन हुआ, तो क्या होगा? सूखा बढ़ेगा या नहीं? नदियां सूखने लगेगी। तो नदियां सूखने लगी, उसका भी तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है ना। पॉपुलेशन ज्यादा है, रिसोर्सेज कम है। हमने अभी पढ़ा ओवर एक्सप्लॉयटेशन होना शुरू हो गया था, तो नदियां क्या हो गई? सूखने लगी। अब अगर नदियां सूखेगी तो खाना पीना क्या खाएंगे? जब पानी ही नहीं होगा तो क्या इंसान जी पाएगा? तो सिंधु घाटी सभ्यता का क्या हो गया? पतन हो गया। तो यहां से हमारा क्या आ गया?
सिंधु घाटी सभ्यता का पतन। अंत में क्या हो गया? अंत में पतन हो गया। तो ये रीजन है इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन का। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। जो ये थॉट्स से हमारे की बाढ़ से पतन हुआ, टेक्टोनिक डिस्टरबेंस से पतन हुआ, फ्लड से, टेक्टोनिक डिस्टरबेंस से, अर्थक्वेक से, या आप बोल सकते हो जो हमारा फॉरेन इन्वेजन है इनकी वजह से। तो ये सारे जो थॉट्स थे, जो विचार थे, ये हमारे अस्वीकार हो गए थे क्योंकि इनका वैलिड रीजन नहीं था। हमें कोई भी इनके वैलिड एविडेंस नहीं मिले थे। तो जो धीरे धीरे जो है, क्योंकि एकदम से तो कोई सभ्यता खत्म नहीं हो सकती, तो जो धीरे धीरे सभ्यता खत्म हुई है उसके कारण ये है कि जनसंख्या बढ़ी लेकिन रिसोर्सेज नहीं बढ़े, ना ही कोई टेक्नोलॉजी बढ़ी, तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन होने लगा। अब ओवर एक्सप्लॉयटेशन होगा अगर किसी चीज का, तो क्या होगा? इकोलॉजिकल इंबैलेंस होगा, जलवायु में परिवर्तन हुआ, सूखा पड़ने लगा। अब सूखा पड़ा तो जमीन की जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी थी, जो उत्पादन की कैपेसिटी थी, वो क्या हो गई? कम हो गई। अब उत्पादन कम हुआ, पानी भी कम था, तो लोग क्या करने लगे? नदियों के पास और पास माइग्रेशन करने लगे। अब पॉपुलेशन ज्यादा है, माइग्रेशन होने लगा, नदियां भी क्या हो गई? सूखने लगी। अब जब नदियां भी सूख गई तो क्या हो गया? सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। तो ये था हमारा डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। आज जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है वो खत्म हुई। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है वैदिक पीरियड। अगर वैदिक पीरियड की हम बात करें तो जो वैदिक पीरियड है उसका टाइम पीरियड क्या है हमारा? 1500 बीसी से 600 बीसी तक जो है वैदिक पीरियड रहा है। और जो वैदिक पीरियड है उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ऋग वैदिक पीरियड और पोस्ट वैदिक पीरियड। जो ऋग वैदिक काल है और हमारा उत्तर वैदिक काल है, उसमें जो है हमने ऋग वैदिक काल को जो है विभाजित किया हुआ है। तो आज इतने ही रखते हैं, उतार लिया सभी ने अपनी नोटबुक में। ये कल से जो हमारा नया टॉपिक है वो है हमारा वैदिक एज या वैदिक पीरियड। तो आज हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हुआ, जो सबसे बड़ा टॉपिक था हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का। और मेरे अकॉर्डिंग सबसे डिफिकल्ट जो टॉपिक है वो यही था। यहाँ तक का जितना पोर्शन है हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का, ये सबसे डिफिकल्ट पोर्शन होता है। आगे के सारे पोर्शन जो है हमारे वो बहुत इजी है। तो आज जो है हमने एक अपना बड़ा पोर्शन जो है एंशिएंट हिस्ट्री का वो कवर कर दिया है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आप सभी को मेरे साथ जुड़ना है तो मैं पहले भी अपनी हर क्लासेस में बता चुकी हूँ कि हम जो ये क्लासेस है वो यूट्यूब से कवर कर रहे हैं। GS बाय अनुष्का चौधरी, जो हमारा यूट्यूब हैंडल है @GS बाय अनुष्का चौधरी, यहाँ से जो है हम अपने सारे टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। अगर आप लोगों को मेरे साथ जुड़ना है तो यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म से जो है हमें सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ हिस्ट्री में जुड़िए। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।